नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत में सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि परंपरा, सुरक्षा और स्टेटस का सिंबल रहा है। सालों तक एक सिंपल पैटर्न लोग फॉलो करते आ रहे थे। लोग सोना खरीदते थे तो वो ज़्यादातर ज्वेलरी के तौर पर रहता था, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की शादी के लिए या फिर आने वाली जो भी टाइम है उसमें उनको चाहिए होता था कि भाई एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के पर्पस से खरीदते थे। लेकिन अब ये जो पैटर्न है ना, वो बदल रहा है और ये बदलाव काफ़ी तेज़ हो रहा है। 2025 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड कुल कंजम्पशन का करीब 40% तक पहुंच गया, जो हाल के वर्षों में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अब हर 100 ग्राम सोने में से लगभग 40 ग्राम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जा रहा है, ना कि पहनने के लिए। इस बदलाव को और मजबूत बनाता है ETF इनफ्लो, जहां सिर्फ एक साल में 37.5 टन ऑफ गोल्ड यहाँ पे शामिल हुआ, जो पिछले 10 सालों के कंबाइंड इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये लोगों के यहाँ पे माइंडसेट को शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब किस हिसाब से लोगों की चॉइसेस बदल रही हैं, लोगों का माइंडसेट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये दिखाता है। ये इस बदलाव के पीछे ना सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन का डर और यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स की वोलैटिलिटी, इसने ना लोगों को सेफ असेट की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया है। और हिस्टोरिकली सोना हमेशा से यहाँ पे सेफ हेवन माना जाता है। जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, गोल्ड की डिमांड वैसे भी बढ़ने ही लगती है। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में जो गोल्ड प्राइजेस हैं उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है, जिससे लोगों को ये विश्वास अच्छा खासा मिला है कि सिर्फ सेफ नहीं बल्कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें हो सकता है। दूसरी तरफ ज्वेलरी सेगमेंट पर इसका सीधा असर पड़ा है। पहले ज्वेलरी कुल गोल्ड डिमांड का लगभग 70% हिस्सा होती थी, लेकिन अब ये घट करके 60% से भी नीचे आ गई है। दिलचस्प बात यह है कि वैल्यू टर्म्स में यहाँ पे ज्वेलरी डिमांड अभी भी बढ़ रही है, करीब 10% तक, बट वॉल्यूम्स में 15% की गिरावट आई है। इसका मतलब साफ है, लोग कम यहाँ पे क्वांटिटी खरीद रहे हैं, लेकिन ऊंची कीमत की वजह से कुल खर्च जो है वो बढ़ रहा है। साथ ही कंज्यूमर्स अब लाइटर और यहाँ पे लोअर कैरेट ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, बजट मैनेज करना है, क्योंकि गोल्ड के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेक्टर के लिए ये फेज जो है वो मिक्स्ड लेकिन अपॉर्चुनिटी भरा है। बड़े ज्वेलर्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में यहाँ पे करीब 35% रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं, जिसका सबसे जो मेन रीज़न है वो है नए स्टोर्स खोलना और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मार्केट शेयर लेना। इंडिया में ज्वेलरी मार्केट अभी भी लार्जली यहाँ पे फ्रेगमेंटेड है, लेकिन तेज़ी से फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, यानी कि ब्रांडेड जो प्लेयर्स हैं उनका शेयर बढ़ रहा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2027 में ग्रोथ थोड़ा यहाँ पे मॉडरेट होकर के 20 to 25% तक आ सकता है, जो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है। मार्जिन की बात करें अगर, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जूलर्स को यहाँ पे इन्वेंट्री गेन्स का फायदा मिल सकता है, खासकर उन केसेस में जहाँ पे गोल्ड हेज यहाँ पे नहीं किया गया था और प्राइजेस जो है वो बढ़ गए। इससे ग्रॉस मार्जिन में 170 से लेकर के 200 बेसिस पॉइंट तक यहाँ एक्सपेंशन हो सकता है। लेकिन 2027 की अगर बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2027 में मार्जिन नॉर्मलाइज होकर के 14 to 14.5% के आसपास आने की उम्मीद है। एबिडा मार्जिन की अगर बात करें, उस पर भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि नए जो स्टोर्स हैं वो खोलने पर अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में यही एक्सपेंशन ग्रोथ ड्राइव करेगा। एक्सपेंशन की बात करें तो बड़े जूलर्स जो हैं वो 2026 में यानी इसी साल लगभग 310 जो नए स्टोर्स हैं वो जोड़ चुके हैं, जो लगातार दूसरा साल है जब 300 से ज़्यादा यहाँ पे स्टोर्स खुले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि एक्सपेंशन की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी धीमी हो गई है, जो ये दिखाता है कि कंपनीज अब यहाँ पे कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ रही हैं। फ्रेंचाइज मॉडल भी यहाँ पे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक टोटल स्टोर्स में इसका शेयर जो है वो 62% तक पहुंच सकता है। सिल्वर भी धीरे धीरे यहाँ पे स्पॉटलाइट में आ रहा है, खासकर यंग बायर्स के बीच में, लेकिन फिलहाल ये जो गोल्ड का ऑल्टरनेटिव नहीं बन पा रहा है। देखिए, गोल्ड की जो डिमांड है स्ट्रक्चरली यहाँ पे स्ट्रांग बनी हुई है, खासकर इन्वेस्टमेंट एंगल से अगर हम देखें तो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया अपनी गोल्ड डिमांड का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इंपोर्ट्स के जरिए पूरा करता है। इसीलिए भले ही वॉल्यूम्स थोड़े कम हो जाए, लेकिन हाई प्राइजेस की वजह से जो वैल्यू है वो वैल्यू टर्म्स जो है उसमें डिमांड जो है वो स्ट्रांग रहने से इंपोर्ट्स पर प्रेशर जो है वो बना रहेगा। अगर इस पूरे खबर को हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, इसको निचोड़ इसका समझने की कोशिश करें ना, भारत में
गोल्ड अब सिर्फ यहाँ पे पहनने वाली चीज़ नहीं है कि भाई ज्वेलरी बना ली, पहन लिया, काम खत्म हो गया। अब ये ऐसा नहीं है। अब ये क्या है ना, तेज़ी से फाइनेंशियल असेट बनता चला जा रहा है। ज्वेलरी से इन्वेस्टमेंट की तरफ ये जो शिफ्ट है वो आने वाले सालों में अच्छा खासा जारी रहने वाला है। खासकर अगर यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी और हाई प्राइसेस का ट्रेंड बना रहता है तो हो सकता है आने वाले सालों में इस तरह के चीज़ें जो है हमें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इनके जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़े हुए नज़र आ सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।